खास प्रस्तुति में आज बात शिक्षा के अधिकार की। वैसे तो 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा के अधिकार की बात की थी। लगभग 100 साल लगे इस अधिकार को सामने आने के लिए, तब जबकि 1 अप्रैल 2010 को यूपीए 2 ने एक कानून की शक्ल में शिक्षा के अधिकार की बात की। उस वक्त काफी ज्यादा आलोचना हुई। तब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 3 साल का समय दीजिए, 3 साल के भीतर देश की बुनियादी शिक्षा की तस्वीर पूरी तरीके से सुधर जाएगी, बदल जाएगी। 3 साल की वो मियाद अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में क्या माना जाए कि देश की बुनियादी शिक्षा की तस्वीर अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, या अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। नीतियों के स्तर पर केंद्र और राज्य के स्तर पर जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी, अफसोस वो नहीं दिख पाई है। इस तरीके के कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश शर्मा। आप 4 दशक से विधान परिषद के, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं, शिक्षकों के जाने माने नेता हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि 4 दशक से सक्रिय होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति ज्यादा बेहतर क्यों नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आप निदेशक हैं प्रथम एनजीओ के। दरअसल में प्रथम ही वो एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो नीति निर्माताओं को भी एक बार नए सिरे से सोचना पड़ता है, क्योंकि प्रथम ही अपनी रिपोर्ट में बताता है कि हमारे देश का 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ पा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण भट्टी। आप राष्ट्रीय समन्वय कर चुकी हैं एनसीपीसीआर की, वो आयोग जो पूरे देश भर में शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन को देखता है, उसकी निगरानी करता है। कैसा अनुभव आपका रहा है, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे एक और शिक्षाविद जो प्राथमिक शिक्षा को लेकर लंबे समय से अब काम करते रहे हैं, विनोद रैना साहब। आप सदस्य हैं कैब के, आपका भी बहुत बहुत का युवा वर्ग वो क्या सोच लेकर, उनके भी कुछ सवाल जवाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रैना साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, शिक्षा के अधिकार का ये जो 3 साल का सफर है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बारीकी से देखेंगे 3 साल में क्या लिखा था इस एक्ट में, क्या होना चाहिए। इससे कहा गया था कि 3 वर्ष में सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हर बच्चे के लिए एक 8 पड़ोस का स्कूल देंगे, लेकिन उस स्कूल के कुछ न्यूनतम मापदंड होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि पेड़ के नीचे एक पैरा टीचर के साथ होगा। उसमें कमरे कितने होंगे, उसमें टीचर कितने होंगे, पानी होगा, लड़की लड़के का शौचालय अलग होगा। ये 3 वर्ष में होगा। अब ये जो 31 मार्च को खत्म हुआ वो अवधि, अगर उसको हम आंके दोनों तरफ से, मतलब सब कुछ खराब और सब कुछ सही न कह के, अब आंकड़े जो सरकारी हैं और इसकी पुष्टि बहुत इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लोग भी करते हैं, अभी हम ये कह सकते हैं कि देश से पहली दफा लगभग 98.5% बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनका नामांकन हो चुका है। ठीक है, ये अपने आप में काफी उपलब्धि है, इसको मानना होगा। दरअसल वो सर्व शिक्षा अभियान से ही शुरू हो जाए, वहां से शुरू होके, पर इन 3 वर्षों में भी उससे थोड़ी गति मिली है। लेकिन ये जो कानून है वो ये नहीं कहता है कि नामांकन सबका करना है। कानून कहता है सबका नामांकन होगा, वो सतत रूप से स्कूल में आएंगे, कंटिन्यूअस अटेंडेंस होगा और वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। तो अगर एक तरफ से हम माने कि 98.5% का नामांकन हो चुका है, जहां तक सतत अटेंडेंस का सवाल है, पूरा लगभग 70% बच्चे ही कंटिन्यूअस अटेंडेंस में हैं, कि मतलब बाकी कभी आते हैं कभी जाते हैं। और जहां तक 8वीं कक्षा तक कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं जो पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, वो आज के दिन में भी 40% से अधिक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नामांकन किसी हद तक हो चुका है। तो नामांकन में भी एक बात मैं कहूँ, जो ये बाकी बच्चे जो नहीं नामांकित हुए हैं, शायद सबसे जरूरी था उनके ऊपर पहले ध्यान देना, क्योंकि ये कौन से बच्चे, और उनकी संख्या भी लगभग 3.5 करोड़ है। ये वो बच्चे हैं जो सड़क पे होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जो शेल्टर होम्स में होते हैं या रेलवे स्टेशन पे होते हैं। ये उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके परिवार पलायन करते हैं, तो उनके साथ वो घूमते हैं, छत्तीसगढ़ से पंजाब जाते हैं। ये दलित आदिवासी हैं, ये माइनॉरिटी से हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनको सबसे पहले
हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो नहीं दिख पाता है और जो समग्र विकास की कम से कम बात की जाती है, दावा किया जाता है, उसकी कुछ उलट तस्वीर दिखती है। शैलेंद्र जी, आपका अनुभव मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट जब आती है उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, सरकार नकारने की भी कुछ हद तक कोशिश करती है। क्या काफी हद तक ऐसा ही है जो दिखने की कोशिश करते हैं, आप दिखाने की कोशिश करते हैं? ये एक स्टडी है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पहले से की जा रही है। 2005 से ये हर साल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और इसमें दो बातें मूल रूप से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्कूलिंग स्टेटस क्या है, कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, कि वो स्कूल जा रहे हैं तो क्या बेसिक चीजें वो कुछ सीख रहे हैं स्कूल में या नहीं, कि आफ्टर ऑल मकसद क्या है स्कूल बनाने का, स्कूल सिस्टम होने का। तो ये दो चीजों को हम लोग देख रहे थे। अब अगर राइट टू एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो एक और हमने एनालिसिस करने की कोशिश की कि 2010 से और 2012 के बीच में इन 3 सालों में क्या तस्वीर बदली, 3 चीजों पे बदलाव हुआ। तो उसमें जैसे अगर हम इनरोलमेंट की बात करें तो लगभग 97% तक बच्चे इनरोल्ड थे स्कूल में, जैसा रैना साहब ने भी कहा अभी, वो 2010 में थे। आज भी अगर हम 2012 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास में, उसमें भी वही स्थिति है। आपका वही आंकड़ा है जो लगातार चलता है, वही आंकड़ा लगातार चल रहा है। हम केवल अगर राइट टू एजुकेशन के कोर मापदंडों को ध्यान में लेकर के चले तो इन कोर मापदंडों पे हमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होते पिछले 3 सालों में, बड़ा भी नहीं, मतलब कोई भी परिवर्तन होते इन मापदंडों पे तो नहीं दिखाई दे रहा। प्यूपल टीचर रेशियो की अगर हम बात करें तो 38 से 40 के आसपास 2010 में थे, हम आज वहीं पे हैं। अगर हम क्लासरूम टू चिल्ड्रन का रेशियो देखें तो भी हम लोग वहीं पे हैं। तो अगर ये देखा जाए कि पिछले 3 सालों में हमारा परिवर्तन क्या रहा है तो उससे रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम स्थिति है। बिल्कुल, इंदिरा जी, आपको भी लगता है? और अगर ऐसा ही वास्तव में है, क्योंकि धारणा भी कुछ ऐसी की बनी हुई है, तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या हम फिर इस अधिकार को, कानून को पूरी तरीके से फ्लॉप कह सकते हैं? देखिए, राज्यों में जब से ये कानून बना तभी से आवाज उठाई कि हमको इसकी जो रेशो है एक्सपेंडिचर का वो 100% केंद्र को करना चाहिए, ज्यादातर राज्यों की आवाज। और इसीलिए मैं अगर यूपी की ही अकेले बात करूं तो इस वक्त जहां छात्र संख्या बढ़ी है वहां साथ साथ शिक्षकों की संख्या बिल्कुल शून्य है, नगण्य है एक प्रकार से, क्योंकि 3.5 लाख टीचर इस वक्त प्राइमरी में आवश्यक है। तो अकेले उत्तर प्रदेश भाई अकेले एक सिंगल टीचर स्कूल है जो इस अधिनियम की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। सिंगल टीचर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टीचर पीपुल रेशियो 130 है, तो वो 130 का सवाल ही नहीं है जब एक सिंगल एक अध्यापक पूरे स्कूल को चलाता है। इसी तरह से जो डिस्टेंस का सवाल है कि घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसको अवश्य मिल जाना चाहिए, वो भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। नाम के लिए कागजों पर बन गए हैं, लेकिन वहां न कोई बिल्डिंग बनी है और न ही इस निमित्त कोई शिक्षक नहीं। सर, लेकिन फिर क्यों ना आप जैसे राजनेताओं की जो राजनीतिक ईमानदारी है उस पर सवाल खड़े क्यों ना किए जाएं? क्या वास्तव में आपकी प्राथमिकता में कभी भी बुनियादी शिक्षा की तस्वीर सुधारना रहा है? नहीं, बुनियादी शिक्षा के बगैर तो इस देश की गरीबी मिट नहीं सकती है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है और यह अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ। अमृत सेन जैसे अर्थशास्त्री इस बात को स्थापित कर चुके हैं और सिद्ध कर चुके हैं कि जब तक शिक्षा हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी वो रोजगार पाने में, लेकिन वो मिल तो नहीं रही है। अगर नहीं मिल रही है तो जो पॉलिटिकल क्लास है उसने क्या किया है? अब पॉलिटिकल क्लास रोजाना फाइनेंशियल का रोना रोती है। हमारी स्टेट है, मान लीजिए यूपी की बात करें, वो फाइनेंशियल स्टेट की बात करती है। बंगाल में और भी बुरा हाल है। क्या ये तर्क जायज होता है कि आप ये कहें कि अगर हमें शिक्षा की तस्वीर बदलनी है तो आप केंद्र की ओर देखें और उनसे कहें कि आप हमें ज्यादा आर्थिक मदद दीजिए? ये बात अलग है कि बोर्डिया कमेटी भी कुछ इस तरीके की सिफारिश करती थी, लेकिन आपके पास स्मारक बनाने के लिए पैसा है, आपके पास एक्सप्रेसवे बनाने के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास बुनियादी शिक्षा की तस्वीर सुधारने के लिए पैसा क्यों नहीं? ये बिल्कुल बहुत बुनियादी सवाल है।
और अपना हिस्सा उन्हें पूरा करना चाहिए। केंद्र देने के लिए तैयार है, लेकिन वही है बजट हमारा अलाउ नहीं करता, और इसलिए हम इसमें अब बहुत सी चीजें दूसरी आ जाती है सामने, जैसे कि टीटी का सवाल ये टीचर एफिशिएंसी। मैं वो भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन बजट की कमी के साथ साथ इच्छा शक्ति की बड़ी कमी है। इच्छा शक्ति तो देखिए, कोई भाषण करने में कोई नेता ये नहीं कहेगा कि हम हर बच्चे को स्कूल नहीं ले जाएंगे, हम बच्चे को पढ़ाई नहीं दिलवाएंगे, ये बिल्कुल कहेंगे, लेकिन साथ साथ नहीं, हमारी मजबूरी है, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा है। केंद्र के लिए सीधी बात मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा। बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन किरण जी, किस तरीके का अनुभव आपका रहा और क्यों ये जो तमाम बातें निकल कर आ रही है उसमें लगता है कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उसके महत्वाकांक्षी कानून से उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश की मानो शक्ति सुधर जाएगी, ऐसा होकर नहीं दिखता है। इसके पीछे वजह आपको क्या लगता नहीं, अगर मैं जो राष्ट्रीय आयोग जिसका मैं पहले जिसमें काम करी थी उसके अनुभव से कहूँ तो 2-3 चीजें हैं। पहली ये कि जो पहले का सिस्टम था जिससे शिक्षा मिल रही थी, और कानून के आने के बाद एक बहुत बड़ा फर्क ये हो गया कि अब शिक्षा एक अधिकार के रूप में मिलना जरूरी बना दिया गया, और उसको अगर वो अधिकार को हमें लेना है तो उसके लिए कुछ ये भी सिस्टम होना चाहिए कि अगर वो ना मिले अधिकार तो हम क्या करें, इसके बारे में शिकायत कहीं कर सकें और उस शिकायत पे सरकार उस पर अमल करे और वो उसका समाधान निकाले। और जो आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी उसकी निगरानी के लिए, वो एक उसकी तरफ एक कदम था कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो आयोग के पास अपनी शिकायत ला सकता है, और आयोग एक स्वतंत्र यूनिट था जो वो उसकी शिकायत को। लेकिन अभी ऐसे आयोगों को कहा जाता है कि उनके पास जांच नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तो इस आयोग में भी ये तो एक बहुत बड़ी कमी अभी भी है कि बहुत कम रिसोर्सेज दिए गए हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहें आप या फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ तक कि 6 सदस्य हैं आयोग के, उसमें एक सदस्य जो शिक्षा को देखेगा वो आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि सबसे जरूरी काम इस तरह से आयोग को दिया गया है, खासतौर से कानून के आने के बाद, तो वो सदस्य ही मौजूद नहीं है। उसके अलावा सिर्फ 50 रुपए साल एक स्कूल के लिए जो है राशि तय की गई है पूरे देश में मॉनिटरिंग के लिए। आपको दिल्ली से बिहार किसी स्कूल की निगरानी करने जाना तो ये इसी से पता चलता है, बिल्कुल इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी मतलब सीरियसनेस है सरकार की इससे जरूरी काम के लिए। दूसरी बात यह है कि इसके दायरे में भी जब NCPCR ने काम शुरू करा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आई कि शिकायतें आती तो थी, लेकिन उन शिकायतों को कहाँ लेकर जाएं, कौन जिम्मेदार है किस चीज के लिए, ये भी पूरी सिस्टम में कहीं तय नहीं है। अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट हो रहा है तो इसके लिए क्या टीचर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसके लिए वहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिम्मेदार है, अगर टॉयलेट नहीं है तो कौन जिम्मेदार है, कौन देखेगा कि इसका समाधान हो, ये निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन प्राथमिक तौर पर यह कहा जाता है कि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है वो सबसे सुरक्षित है अपने जिले में। नहीं, हर चीज के लिए नहीं, क्योंकि अलग अलग स्तर पर अलग अलग उनकी खुद की जिम्मेदारियां हैं, उनके मतलब अधिकार हैं, वो कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अथॉरिटी है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। क्योंकि अगर टीचर अपॉइंट नहीं है तो वो एक ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर जो है शायद इसको भी राज्य स्तर और अलग चीजों को केंद्र स्तर तक भी चली जाती है। लेकिन ये जो पूरे एंटाइटलमेंट हैं कानून में, हर एंटाइटलमेंट के साथ ये तय हो जाना चाहिए था कि कौन जिम्मेदार है। नहीं तो अगर कोई शिकायत करे तो वो शिकायत तो घूमती रहती है एक लेवल से दूसरे लेवल NCPCR तक, और NCPCR तक को फिर नहीं मालूम कि वो कहाँ लेकर जाए। ये जो अस्पष्टता की स्थिति है, क्या वास्तव में ये राजनीतिक गंभीरता को दिखाती है, जिससे राजनीतिक गंभीरता का कम से कम दावा किया जा रहा था जब इस कानून को लाया गया, या ये सिर्फ कहने के लिए था कि UPA 1 में बहुत सारे अधिकार से जुड़े कानून लाए गए थे, UPA 2 में कुछ ना कहीं तो चलो शिक्षा का अधिकार थे। देखिए, कई सब बातें हैं, मैं मानता हूँ कि सब बातें हैं। देखिए, कानून लाना तो एक राजनीतिक चीज है, राजनीतिक फायदा मिलता है आपने जहाँ पे हमने बुनियादी कानून लाया वगैरह, जो क्यों नहीं हो पा रहा है, जो मुख्य सवाल आपका है, जो सवाल हम सबके सामने क्यों नहीं हो पा रहा है इसकी, मुझे लगता है कि इससे 2-3 चीजें हैं। पैसे की बात है, ये बात सही है कि जो कैबिनेट ने भी अप्रूव किया था इसके लिए पैसा 5 वर्ष का 2.31 लाख करोड़, 2,31,000 2,31,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष का,
जो जिसमें सेंटर का हर साल का होना चाहिए था 34,000 करोड़, 65 से 35 के में, एक बजट में भी वो 34 करोड़ रुपया, 34,000 करोड़ रुपया तो हुआ नहीं, वो है। लेकिन सवाल वही नहीं है। मेरी दिक्कत ये है कि समझने में कि अगर पैसा दिया भी जाए, जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि मतलब सेंटर का 100% दे, क्या उसका यूटिलाइजेशन होगा? देखिए, एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है। जिन राज्यों को ज्यादा पैसा चाहिए, बिहार है, यूपी है, वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है, साल के अंत में उनके पास पैसा बचा हुआ होता है, वो खर्च ही नहीं कर पाते, पैसे नहीं होती है खर्च। बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा पैसा होना चाहिए, पर ज्यादा पैसा के साथ साथ में खर्च करने का एबिलिटी होना चाहिए, और खर्च भी सही खर्च। बाकी खर्च तो सही खर्च क्यों कहते हैं आप? क्योंकि पैसा कहीं भी जा सकता है। और क्या ऐसी कुछ खबरें आती हैं? वो इससे इतनी ज्यादा नहीं है, इससे इतनी ज्यादा नहीं है जितनी और में आती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में आती है, लेकिन शायद इसमें इतना डाइवर्शन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर वो वाला है उसमें डाइवर्शन की। पर सवाल इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, एक बुनियादी हक जो कि कानूनी हक है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए जिस तरह का गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए, जिससे ग्रीवेंस रिलेशन जुड़ा हुआ है। और ये तो मजाक है कि आप सदस्य की नियुक्ति तक नहीं करते हैं, और जांच के लिए केवल 50 रुपए। जो उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए था, केंद्र सरकार से लेके NHRD से लेके राज्य पटना, दिल्ली, पटना, भोपाल में से लेके जिला, ब्लॉक और नीचे तक, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारी शिक्षा का चरमरा गया। वो केवल मैं आपको बता दूं, उसका मैं यही कहूंगा, वो एक बहुत बड़ा फोर्स ऑफिस है कि एक चिट्ठी जाएगी केंद्र सरकार से राज्य सरकार से, राज्य सरकार जो है अपने सारे डायरेक्टर्स को भेजेगी, डायरेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेगा, वो ब्लॉक अधिकारी को भेजेगा, वो CRC DRC में जाएगा, फिर शायद शिक्षक को मिलेगा। अब शिक्षक बेचारा कहीं आगे भेज नहीं सकता है, तो कुल मिला के फिर कहते हैं देखो शिक्षक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है इन चीजों को तय करने का कि जिम्मेदारी किसकी है, किसको एक्शन लेना चाहिए। तो चिट्ठियां जाती, हमने तो लिख दिया सर, अब देखिए आगे नहीं कर रहे हैं। ये जब तक ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा इस राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पैसा और भी दीजिए, शायद वो काम नहीं। देखिए, छोटा मैं एक आपको उदाहरण जो हुए, आप कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत 30 बच्चों पे एक शिक्षक, पूरे जिले का रेशो नहीं होगा, हर स्कूल में होगा, ठीक है। बहुत सारे राज्य हैं जिनका अगर राज्य का आप ये रेशो देखेंगे वो 30 से कम है, 27 से 28 है, लेकिन वहां भी आपको सिविल टीचर स्कूल मिलेंगे, क्योंकि टीचर अधिकांश जो है वो बड़े शहरों में है, सड़क पे है, इंटीरियर में नहीं है। तो करना क्या था, रैशनलाइजेशन, तबादला करना। वो तबादला करनी हो पाता है क्योंकि राज्य में अगर वो ऐसा कुछ होगा तो शिक्षक नेता भी भड़क जाएंगे। ओम प्रकाश जी, क्या वास्तव में ये भी एक समस्या है? और क्यों उत्तर प्रदेश की या बिहार की ही ज्यादा आलोचना होती है जब हम शिक्षकों की बात करते हैं शिक्षा के अधिकार में? क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि लाखों की संख्या में अध्यापकों की कमी है, और जो अभी पढ़ा रहे हैं वो भी NCTE के माध्यम, जो पूरा प्रारूप है उस मसौदे में कुछ नहीं बैठते NCTE।